अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप से ईरान पर मुमकिना अमेरिकी फौजी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक खलीजी ममालिक ने आखिरी लम्हात में मुदाखलत करके हमला मौखर करवा दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरान के सफीर ने भी इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ने तेहरान को यह पैगाम दिया कि अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसी दौरान सदर ट्रंप का एक मुबहिम बयान सामने आया जिसे आलमी मुबस्सरीन ने इस बात का इशारा करार दिया कि शायद वाशिंगटन फिलहाल ईरान पर हमले से पीछे हट रहा है। तहम व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई यह हमला टल गया है या फिर अमेरिका की रिवायती जंगी स्ट्रैटेजी का यह हिस्सा है। तारीख हमें यह बताती है कि अमेरिका के मुबहिम बयानात अक्सर अचानक हमलों में बदल जाते हैं। हमने ये इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा और खुद ईरान में भी देखा। रजीम चेंज अमेरिका के लिए कोई नया लफ्ज नहीं है बल्कि एक पुरानी पॉलिसी है। मगर यहाँ पे अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ईरान में रजीम चेंज से आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं, अमेरिका को क्या मिलेगा? अमेरिका के ईरान से मुतालिक मकासद को अगर सादा जबान में समेटा जाए तो वो ईरान को इलाकाई ताकत बनने से रोकना चाहता है, क्योंकि ईरान इराक, शाम, लबनान और यमन में जो असर और रसूख रखता है वो इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों के लिए तकरीबन नाकाबिले कबूल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुकम्मल कंट्रोल भी चाहता है और अमेरिका सिर्फ ये नहीं चाहता कि ईरान एटम बम ना बनाए बल्कि ये भी चाहता है कि ईरान जौहरी सलाहियत की दहलीज तक भी ना पहुंच सके। ईरानी निज़ाम को अंदर से कमज़ोर भी यकीनन करना चाहता है और मुआशी पाबंदियाँ, दाखिली एहतजाज की हौसला अफजाई और इंसानी हकूक़ के नारों के जरिए रियासती रिट को चैलेंज कर रहा है। इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना चाहता है। अमेरिका की जो मशरिक़ वस्ता पॉलिसी है उसका मरकज़ इसराइल है और ईरान को इसराइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा भी समझा जाता है। तो क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा? अमेरिका मुकम्मल जंग के नताइज से बखूबी आगाह भी है। ईरान कोई इराक या लिबिया नहीं है। ईरान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, मिसाइल सलाहियत मौजूद है और जंग का दायरा चंद दिनों या फिर हफ्तों तक महदूद नहीं रहेगा। इसीलिए सदर ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद ये है कि जंग की धमकी बरकरार रखी जाए मगर जंग से गुरेज किया जाए। और यही वजह है कि वो बार बार मुबहिम इशारे देते हैं लेकिन आखिरी लम्हे पर 11th आवर पर कदम पीछे खींच लेते हैं। और इस वक्त अमेरिका शायद इस बात का इंतजार भी कर रहा है, मुशाहिदे की पॉलिसी पर भी है। ईरान पर हमले की जो खबरें हैं वो महज अस्करी तैयारी नहीं है बल्कि दबाव की सियासत का एक हिस्सा, प्रेशर टैक्टिक है। अमेरिका जंग से ज़्यादा ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान मुज़ाहमत के ज़रिए बका चाहता है। ये कशमकश अगर काबू से बाहर हुई तो फिर खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, आलमी मईशत नुकसान उठाएगी, खित्ते के कई ममालिक को कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलहाल जंग मौखिर है, ख़त्म नहीं है, लेकिन अहम सवाल हमारे सामने ये हैं कि क्या ईरान पर हमला वाकई टल जाएगा? अमेरिका ईरान में रजीम चेंज से आखिर हासिल करना चाहता क्या है? क्या वाशिंगटन वाकई फौजी हमले का इरादा रखता है या फिर सिर्फ एक नफ्सियाती दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर? और आज की दुनिया में अमेरिका की नई जंगी पॉलिसी क्या ये आलमी अमन के लिए, पीस के लिए एक नया खतरा बन चुकी है? इस जंग के खित्ते पे, पूरे खित्ते पे क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं? और सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये कि इस मुमकिना जंग के हमारे मुल्क पे, पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ ब्रेक के बाद मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी और अनवर इकबाल साहब सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन साहब ईरानी सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद है, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सीनियर तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद है। दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जॉन आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो अब ईरान और अमेरिका का मामला है आपको क्या समझ आता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं। असल हक़ाइक़ क्या है जो आपको वहाँ बैठ के दिखाई दे रहे हैं, हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए डॉक्टर फिजा, जो ट्रम्प साहब का बयानिया रहा है कुछ दिनों तक, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, इंक्लूडिंग के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो स्टैम्पीड में मर रहे हैं या प्रोटेस्टर्स मारे जा रहे हैं या प्रोटेस्टर्स नहीं भी मारे जा रहे। तो उनकी तरफ से इनकंसिस्टेंट बयानात आ रहे हैं और यहाँ पे कोई सिग्नल डेफिनेट मिल नहीं रहा अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या एक्शन हो सकता है। 12 डे वॉर के दौरान भी जब शुरू हुई जंग तो उससे पहले तक नेगोशिएशंस चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और अभी भी ईरानियन गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रस्ट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो ईरानी गवर्नमेंट है और ईरानी आर्मी है उन्होंने अपने डिफेंसेस को प्रिपेयर रखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग। जहां तक अवाम की बात रहती है, अवाम जो है बिल्कुल खामोश हो चुकी है, वो अपने घरों में है या बाहर अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं, क्योंकि मैसिव रैलीज हुई थी गवर्नमेंट की सपोर्ट में, एंटी राइट रैलीज, तो उसके बाद प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है।
अनवर भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अनवर भाई, क्या किस मूड में आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी बात कि ईरान पर अमेरिका अगर हमला करता है तो उसके मकासद क्या हो सकते हैं? हम्म मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे हमला नहीं करेगा, ना हम्म। फौरी तौर पे हमला करने का प्रोग्राम था, उनका प्लान था। वो देखें, अमेरिका के पास वक्त है। हम्म। अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका में हम्म। मुजाहरे नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में हुकूमत कहीं कोलैप्स करने वाली है। अमेरिका आराम से बैठा हुआ है। एक उसका एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, उसके हम्म। मुताबिक एक्ट करता है। ये क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी जो है ना, इकोनॉमिक रीएडजस्टमेंट हो रही है। हम्म। जो वेनेजुएला में हुआ, उसमें भी वो भी उसी का हिस्सा है। यहाँ हम्म। ग्रीनलैंड में जो कुछ होने वाला है, वो भी उसका हिस्सा है। एक तो इकोनॉमिक हब क्रिएट करना है हम्म। अमेरिका में। दूसरे, मिडल ईस्ट में रीअरेंजमेंट करनी है पावर की। और उसके लिए उनके पास बहुत बहुत है। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप देखें, हम्म। वो खुद ही हर किस्म की खबरें लीक कर रहे हैं। एक एक दिन खबर लीक होती है कि अगले 6-7 घंटों में हमला हो जाएगा, हम्म। और हर तरफ शोर मच जाता है। फिर हम्म। सदर ट्रम्प साहब जाके न्यूज ब्रीफिंग में कह देते हैं, नहीं नहीं, वो उन्होंने एक्सिक्यूशन रोक दी है। और हम्म। उसके बाद फिर खबर होती है कि नहीं नहीं, अब तैयारी हो रही जंग की। फिर कह देते हैं कि नहीं, नेतन्याहू ने और 6 और अरब मुल्कों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप जंग हम्म। ना करें, तो अब हम उस पर गौर कर रहे हैं। तो वो अपना इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और सबसे जो बेहतरीन इस पे तबसरा किया था, वो जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की खातून, उन्होंने उनसे जब पूछा गया हम्म। कि क्या होगा, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि सदर ट्रम्प के अलावा कोई नहीं जानता क्या होगा। और ये सदर ट्रम्प जो है वो इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो आखिर तक लोगों को गेस करवाते रहते हैं, और करते वही हैं जो उनका प्लान होता है। अनप्रडिक्टेबल है ना? अनप्रडिक्टेबल नहीं है। जो अपने कार्ड्स वो अपने क्लोज शो नहीं टू द करते, चेस्ट ठीक है। रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। हाँ। ठीक है, शायद ये उनकी कामयाबी का राज है कि वो अमरीकी सदर हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ अनवर भाई। अब जॉन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा, इन केस अगर हमला किया जाता है जॉन, तो उसमें फिर ईरान की भी जारी बात है पूरी तैयारी होगी। ईरान का अगर हम देखें दिफाई बजट या जितनी भी सहूलियात हैं, शायद उनके पास उतनी नहीं है, लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा है ईरानियों में, जो पहले भी लोगों ने देखा। तो फिर क्या तैयारी करके ईरान बैठा हुआ है? ईरान ने भी अपने पास यकीनी तौर पे अमरीकी हमला अगर होता है अमरीका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने अपने पास रद्द अमल के लिए, रिएक्शन के लिए कोई ना कोई ऑप्शन संभाल रखी होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ जज्बा नहीं है। 12 डे वॉर के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इफेक्टिवली ईरान हम्म। डेटरेंस क्रिएट कर सकता है। हम्म। इसराइल के अंदर काफी सारा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। बहरहाल यहाँ पे भी नुकसान हुआ, इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन उससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं लेकिन नहीं, देखिए जॉन, टू देखिए टू हम सम फैक्ट एक्सटेंट बेस्ड बात जितना। कर रहे हैं ना, कि मैं तो खुद जी मतलब जी, ईरान के मैं जज्बे को कंप्लीट कर सराह लूँ। रही हूँ। लेकिन अगर हम अमेरिका जी से जी कंपैरिजन करें, मैं एक फैक्ट बेस्ड बात कर रही जी हूँ, जी, इक्विपमेंट के लिहाज से, मैं बजट कंप्लीट के कर दूं। लिहाज से। जी। देखिए अमेरिका को, जी जी, अमेरिका को बिल्कुल कोई कम्पीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ हम्म। इट्स ग्लोबल पावर एंड इट्स हम्म। हेजेमनी एंड इट्स इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस। पहले वो हुतीज के साथ, जो हुती इतनी छोटी सी कयादत बैठी हुई है, उसके साथ आई थिंक पहले सफाया कर लें। तो आई थिंक वियतनाम में ये लोग गए, 20 साल वियतनाम में जंग लड़ी, वियतकांग ने उनको किस तरीके से मारा और भगाया। और अफगानिस्तान में भी गए हम्म। तो कोई फायदा नहीं हुआ, और ईरान में भी कॉन्स्टेंटली अभी कोई रिजीम चेंज प्रोजेक्ट नया नहीं है, ठीक है। 1953 से मुसद्दिक के दौर से ये चलता हुआ आ रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान, इट्स अबाउट कितना डैमेज ईरान कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। हम्म। इकोनॉमी इन्वॉल्व है, बेसिस इन्वॉल्व हैं, स्ट्रेटेजिक चोक होल्ड जो सप्लाई सप्लाई शिप्स की हैं वो इन्वॉल्व हैं, हम्म। और बहुत सारी चीजें जो ईरान की टेक्नोलॉजिकली अभी नजर आ रही हैं। $3 बिलियन के तो उन्होंने मिसाइल्स बेचे हैं रशिया को। तो हम्म। इट्स नॉट अ, मतलब इट्स नॉट वेनेजुएला और इट्स नॉट लिबिया और ठीक इट्स है। नॉट एनी अदर कंट्री। आई थिंक इफेक्टिव डेटरेंस है यहाँ पे। जितना आप डिसएग्री कर लें, बिल्कुल इतना कोई मतलब वो कोई मसला नहीं है कि वो अमेरिका को फतह कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, और अचीव अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अनवर भाई, ये रूसी मंदूब ने जो कहा है कि जो सलामती कौंसिल का जो इजलास है, सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्कस से ज़्यादा। और क्या ये सलामती कौंसिल अमेरिका को इस तरह का इकदाम करने से रोक सकता है? और फिर वेनेजुएला की सिचुएशन भी आपके सामने है, उसमें तो विद इन अमेरिका भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं न्यूयॉर्क के मेयर को भी उस दिन सुन रही थी, वो भी बड़ा खुल के ममदानी साहब इस पर तनकीद कर रहे हैं ट्रम्प साहब पे। देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद और चीज़ों की तरफ आएंगे। हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मुस्तकिल हम्म। मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और पांचों के पास वीटो पावर है। तो हम्म। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अगर चाइना के खिलाफ हो, तभी वो वीटो हो जाएगी। अगर रूस की मर्जी के खिलाफ हो तो फिर भी वीटो हो जाएगी। फ्रांस से हो तो वो भी कर देगा, हम्म। बरतानिया हो तो वो भी कर देगा। इसलिए सलामती काउंसिल जो है वो तो डिसीजन ले ही नहीं हम्म। सकती। बड़ा रेयर होता है, एक दफा कश्मीर के मामले में आज से 50-60 साल
पहले हो गया हम्म। था। और कभी कभार ये ऐसा होता है कि पांचों ताकतें जो हैं एक किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाए। हम्म। सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा जो है, आप भी यहाँ आई थी, आपने भी देखा, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप जैसे पाकिस्तान के सदर आके तकरीर कर रहे थे, वजीर आजम तकरीर कर रहे थे, तो आप भी वहां थी शायद और मैं भी था वहां। तो मेरी ये 25वां इजलास था जनरल असेंबली का, जिसको दुनिया में तकरीबन 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स दिखा रहे थे। हम्म। अब आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी दुनिया के बड़े बड़े, जिसमें बीबीसी भी शामिल है, सीएनएन भी शामिल है, इंडिया के हम्म। भी शामिल है, चीन के भी शामिल है, 100 टीवी चैनल्स को आपको चीज नहीं दिखा सकते। हम्म। तो अक़वाम मुत्तहिदा यह है कि आपकी बात को मैग्नीफाई करके दुनिया के आगे पहुंचा देता है। इसके हम्म। अलावा ना अक़वाम मुत्तहिदा के पास फोर्स है, ना उनके पास कोई ऐसा बजट है कि वो कुछ कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक तो बात ये होगी। ठीक है। दूसरी बात कि जो मैंने वेनेजुएला के हवाले से अम, बात की थी कि उस सिचुएशन पर अंदर से वेनेजुएला के बारे में तनकीद का भी बिल्कुल सामना करना बिल्कुल उठ रही हैं आवाजें, जी। बिल्कुल उठ रही हैं। आप देखें, जब वेनेजुएला के हमले के बाद जो इनके फेवर में कांग्रेस से करारदाद मंजूर हुई थी, वो भी सिर्फ 2 वोटों से हुई थी। हाँ। या 2 वोट कुछ भी नहीं होते हैं, 2 वोट इधर से उधर हो जाएं तो फैसला इनके खिलाफ भी जा सकता है। और तो यहाँ कांग्रेस में ईरान पे हमले की भी बहुत मुखालफत हो रही है। रोजाना अभी भी मैं देख रहा था, अभी एक किसी कांग्रेसमैन का बयान आया हुआ था, और खासतौर पर डेमोक्रेट्स की अक्सरियत मुखालफत कर हम्म। रही है, अमरीकी अवाम की अक्सरियत मुखालफत कर रही है। 2-3 सर्वे आ चुके हैं जिसमें यह कहा गया कि अक्सरियत इवन जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि ईरान पे हमला हो। क्योंकि अमेरिका में देखें, अमेरिका डरते नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसमें उन्होंने पूरी बेजिगरी से हिस्सा लिया और लड़े। लेकिन जब जैसे अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, तो यहाँ उनकी माएँ आके, जो सिपाही मारे जाते थे, वो कहती थी कि मुझसे अफगानिस्तान का वर्ड प्रोनाउंस करा लो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती। तो हम्म। मेरा बेटा एक ऐसे मुल्क के लिए क्यों मरे जिसमें अगर कल जलजला आ जाए, कल तूफान आ जाए, समुद्र में धंस जाए, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। हम्म। मेरा क्या ताल्लुक है अफगानिस्तान से? हाँ, हम्म। यूरोप से हमारा ताल्लुक है, अफगानिस्तान से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो हम्म। यहाँ जब भी वॉर होती है अफगानिस्तान में या वियतनाम या कैसे किसी भी ऐसी जगहों पे, वो अनपॉपुलर होती है। फिर बात है असलहे की, तो देखिए अमेरिका ने एक ऐसा अजीबो गरीब काम किया है जिसको दुनिया में कोई नहीं कर सका, ना बरतानिया, ना फ्रांस, ना रशिया। वो ये कि इन्होंने जो असलहा बनाने का जो काम है वो हम्म। प्राइवेटाइज कर दिया है। यहाँ डजन्स ऑफ कंपनीज हैं। जहाँ मैं और आप गए थे जिस फ्रेंच बेकरी में खाने, उसके रास्ते में भी एग्जैक्टली। एक कंपनी आई थी, आपने देखा था। तो वर्जीनिया में मेरे वो ख्याल से जो आप मुझे कि लेकर गए थे खाने पे, अनवर भाई, जी मुझे याद वर्जीनिया है। में, जी 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 जी। जी, मैं आपको दिखाया था कि ये F-16 बनाते हैं। तो वो एक दूसरे से जी। कम्पीट कर रहे होते हैं, बाकायदा उन्होंने हम्म। जासूस रखे होते हैं कि वो साथ वाली कंपनी क्या कर रही है पता रखो रखो। उसकी वजह से क्या होता है कि हर वक्त नया से नया असलहा बन रहा होता है। हम्म। और इसलिए कोई भी असलहे में इनका, चूंकि इनका मॉडल है, उसको अभी तक कोई मैच नहीं कर सका है। हम्म। कल कर लेंगे, हो सकता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो ये इकोनॉमिक मॉडल है, हम्म। इसमें असलहा साजी भी शामिल है, हम्म। उसको हम्म। कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा जॉन, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जॉन, ये जो बार बार एक धमकी दी जाती है, इशारतन कहा जाता है कि हमला कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमला नहीं हुआ, इसको हम एक किस्म का नफसियाती दबाव भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली ये एक असाब की एक जंग है कि जी एक असाबी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, या हम किसी तौर पे इसको सिफारती ब्लैकमेलिंग का नाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं करूंगा, और आई थिंक यही जो चल रहा है, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा हो हाँ, क्योंकि सकते हैं। बिल्कुल सही बड़ा बात है। किरदार होता है नफ्सियात का जंग में। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अटैक क्यों नहीं किया उस हम्म। वक्त जब यहाँ पे लोग गन्स लेके बाहर आए हुए थे, ग्रेनेड्स लेके हम्म। बाहर आए हुए थे, तो क्यों उस वक्त नहीं किया? मे बी दे प्लेड देयर कार्ड्स अर्ली। हम्म। हम्म। शायद हो सकता है कि ट्रम्प साहब को रियलाइज हो गया हो कि रिजीम चेंज नहीं हो सकता ऑर्गेनिकली या मैन्युफैक्चर्ड हम्म। तरीके से। तो आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर हम्म। कंसिडरेशन व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एनालिटिक्स। अच्छा, वहां पे वैसे जो अभी अमेरिका से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जो मुजाहिरीन हैं उनको किसी तरह पंप किया जाए कि आप लगे रहें, तो रिजीम चेंज के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आने वाले दिनों में ऐसा भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, वेरेवर देर इज, जब भी कोई बैरूनी मुदाखलत होती है, ईरानी हम्म। अवाम बड़ी नेशनलिस्टिक कौम है, 2,500-3,000 साल पुरानी इनकी अपनी के कॉलोनी कभी भी नहीं रहे। और जब भी बैरूनी मुदाखलत होती है तो ईरानी जो है ना, वो अपना अगर प्रोटेस्ट का उनका दिल भी चाहेगा तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल मिलता है कि शायद ठीक है। हमें डिस्टेबलाइज करने की, या हमें बाल्कनाइज करने की, या हमें हम्म। लिबिया लिबिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव
रहता है। और इस वक्त जो देखे ना आप, रिएक्शन देखे क्या हुआ, उन्होंने थ्रेट्स देना शुरू की और यहाँ पे फौरन से जो लोग प्रोटेस्ट में थे, पिछले इकोनॉमिक प्रोटेस्ट में, वो लोग भी जो एंटी राइटर रैलीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। तो आई थिंक इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि रिजीम चेंज आप किसी मुल्क के ऊपर मुसलत कर दें। तो एटलीस्ट ऐसे मुल्क में जॉन, नहीं हो अभी सकता जहाँ पे इतनी मुजाहिरों की अभी क्या कमी सूरत हुई है। हाल है? क्योंकि राब्ता मुनक़ता है, जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी अभी तक बहाल नहीं हुई सही तरीके से, तो अभी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो क्या हैं? जी देखें, राब्ता बिल्कुल इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है वो मुंतका है, लेकिन लोकल ईरानी इंटरनेट चल रहा है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है यहाँ से, टीआरटी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रशिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, अल मयादीन रिपोर्ट कर रहा है, सीजीटीएन, बिना बहुत सारे जर्नलिस्टिक जो वो हैं कंपनीज हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं। एंड कंसिस्टेंटली आपको बयान नजर आएगा कि अब मुजाहिरे खत्म हो गए हैं, अब राइट्स खत्म ठीक हो है। गए हैं, पिछले 4 दिन से कोई मुजाहिरा नहीं हुआ। सो ठीक दैट है। इज व्हाट आई एम सीइंग इज वेल ऑन ग्राउंड। ठीक है जी, अभी 3-4 दिन से आप कह रहे हैं कि कोई मुजाहिरा नहीं रिपोर्ट हुआ। ठीक है, अनवर भाई मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अनवर भाई, एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर हम अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका ने जब भी दूसरे ममालिक में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, जब भी ये जंगों के हवाले से अगर हम बात कर लें, वियतनाम जंग का मैं हवाला दे दूँ, इराक की सूरत हाल आपके सामने, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, तो अमेरिका को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, कामयाबी किसी में नहीं समेटी गई। और इन्होंने खुद भी फिर बाद में ये बात एक्सेप्ट की कि वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, इनकी इकॉनमी ने सफ़र किया, जो टैक्स पेयर वहाँ पर हैं उन लोगों ने भी इस बात पे प्रोटेस्ट ही किया, एहतजाजन, उनकी कोई राय इसमें कोई अच्छी नहीं है। फिर साथ साथ दूसरा पॉइंट ये कि इससे इन्होंने सीखा कुछ नहीं। रिजीम चेंज के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँ। दूसरी बात है, नोबेल इनाम के हवाले से जब बात की जाती है, एंटाई वॉर हूँ मैं, और मैं अमन का दाई हूँ, पीस को प्रमोट करता हूँ, इस तरह का तासुर दिया गया था ट्रम्प साहब की जानिब से जब वो सदर बने थे। और मैं डिफरेंट जगहों पे जंगों को रुकवाऊंगा, कश्मीर जो है बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान जो भारत के दरमियान एक मसला है। तो आपको याद होगा जब पाक भारत अभी रिसेंटली जो हुआ, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला मैं एज अ मीडिएटर हल करवा सकता हूँ। तो एक जानिब अपना इस तरह का इंप्रेशन देना, ये इमेज बनाना, और फिर जंगों के हवाले से अपनी बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज कर लेना, इतना भी अनप्रिडिक्टेबल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखें, बात ये कि आप कामयाबी को कैसे डिफाइन करती हैं, इस तरह देखें। जी। जब अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुई तो सोवियत यूनियन सुपर पावर था अमेरिका के बराबर की, ठीक है, हम्म। और आके अफगानिस्तान में बैठ गया था। हम्म। पाकिस्तान में के बारे में कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान की में भी ये दाखिल हो जाएंगे, ठीक है, चीन को खतरा हो गया था, ठीक है। और जब अफगानिस्तान के नतीजे में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, ठीक। उसके टुकड़े हो गए, ठीक है, वीकेंड हो गया, सुपर पावर नहीं रहा, अब वो काफी पीछे चला गया, 5वीं 6ठी पावर है दुनिया में। ठीक है। अफगानिस्तान पे कब्जा करके अफगानिस्तान को कॉलोनी बनाना, ये अमेरिका का कभी स्टाइल नहीं रहा। अमेरिका किसी इलाके पे कब्जा करके कॉलोनी नहीं बनाता, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा और नेक मुल्क है, बल्कि इसलिए कि वो सोचते हैं माशी हिसाब से कि अगर $100 लगेगा तो 150 आता है या नहीं आता, और नहीं आता है तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। और कॉलोनीज बनाने में खर्चा ज्यादा है, मुनाफा कम है, तो वो कभी भी नहीं बनाते। वो अपना हदफ था उनका जो सोवियत यूनियन को वीकन करने का, वो हासिल कर लिया। अब हम ईरान की बात करें, फर्ज करें, मैं खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता ऐसा हो, फर्ज करें अमेरिका ने वहां 500 जहाज लगाए थे वेनेजुएला में, ईरान बड़ा है, यहाँ 2000 जहाज लगा देते हैं, और वो 5-6 दिन तक मुसलसल बॉम्बिंग करते हैं, रिजीम चेंज हो या ना हो, जो भी टारगेट्स हैं उनको तबाह करके पीछे हट जाते हैं। तो ईरान तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना, इकॉनमी तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और लोग उसके बाद वो मतलब अमेरिका को क्या नुकसान होगा उससे? अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका ऐसा करने वाला है, लेकिन उनके अहदाफ जो होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं। जो हम समझते हैं कि उनका हदफ ये है, उनके जो अहदाफ होते हैं वो आराम से, कि उनके पास जल्दी कोई नहीं है, सही। आराम से सुकून से चलते हैं और अपने अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और वो अपने कार्ड्स भी पहले नहीं प्ले करते, जैसे कि आपने पहले भी फरमाया। ठीक है जॉन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो अमरीकी हमला है, इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म का भी एक बयान बड़ा ज़ेर बहस है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, यहाँ जो इजरायली वजीर आजम है, उन्होंने बहरहाल दिखाया तो है कि वो नहीं, अभी रोक दिया है इसराइल ने, बोला है कि आप ना करें। तो जैसा कि अनवर साहब कह रहे थे, बिल्कुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना उनका है कि वो फायदा और नुकसान देखते हैं। तो नुकसान यहाँ पे कैरियर्स लगाने में बहुत, यहाँ पे ऑयल, जो इनकी ऑयल प्राइसेस हैं, जो इनकी इकोनॉमी है, जो शिपिंग लाइंस डिस्टरप्ट होंगी, कॉमर्स डिस्टरप्ट होगा, तो ये बड़े इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोजेक्ट रिजीम चेंज चलता हुआ आ रहा है काफी टाइम से, और नेतन्याहू और ट्रम्प साहब जो है वो बिल्कुल इस पे
चाह रहे हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी कि चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो, वरना 12 दिन की जंग जो थी उसका कोई सेंस नहीं बनता, उससे क्या अचीव कर एग्जैक्टली लिया, हाँ। क्योंकि इनरिच यूनियन ही उन्होंने कर लिया। तो दैट इज द क्वेश्चन कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने की बात है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली डूएबल, बिकॉज आई थिंक दैट द यूनाइटेड स्टेट्स मिसअंडरस्टैंड्स द सिचुएशन इनसाइड ऑफ ईरान। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रम्प साहब को यकीन हो रहा है कि नहीं, शाह पहलवी जो अभी रजा शाह का आपने देखा खुद भी कि ट्रम्प साहब ने कहा नहीं, आई डोंट थिंक ही हैज द कॉन्फिडेंस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, और वो मिल भी नहीं रहे। तो उनको भी शायद लग रहा है कि जो बातें नेतन्याहू बता रहा है उनको, ये बातें सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन अभी और डेवलपिंग है। लेट्स सी, एनीथिंग कैन हैपन, मे बी दे कैन अटैक, अच्छा, बट ये वील हैव इसके टू बारे वेट। में आपको बड़ी श्योरिटी कि जैसे जैसे बताया जा रहा है ऐसा ही है, या यही बात के दिखाया कुछ और जा रहा है और एंड में कुछ और निकले? इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर फिजा। देखिए 1953 में बीबीसी ने प्रोपागेंडा किया था यहाँ पे, उन्होंने कबूल किया एग्जैक्टली है कि हमने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, प्रोपागेंडा किया। न्यूयॉर्क हाँ। टाइम्स की रिपोर्ट है, गार्डियन की रिपोर्ट है, रिचर्ड बॉयल का आर्टिकल है, मोसाद जो है वो अपनी ट्वीट कर चुका है, हैरिट्स की रिपोर्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं लोगों को ट्रीजनस बनाने के लिए और यहाँ पे टर्न करने के लिए। तो देयर इज नो डाउट कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है और जो हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया इसको बिल्कुल मैनिपुलेट करके, इसको डिस्टॉर्ट करके, एग्जैजरेट करके दिखाता है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, मतलब ये कोई ठीक। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल ऐसी बात है। आप दूसरे रशिया टुडे, अल जजीरा, टीआरटी, ये भी तो हमारे भाई ममालिक, आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, अगर आपको कोई व्यूज चाहिए मैं बाहर जाके आपको दिखा ठीक है देता हूँ, जी। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। ठीक। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस इन दैट क्वेश्चन के ठीक है यहाँ जी। पे चाह रहा है कुछ और दिखाना या दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अच्छा अनवर भाई, ये अभी हम नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर बात कर लें कि ईरान के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान भी आता है, फिर एक तो नेबर हमारा भारत भी है जो कि हमेशा कोई उल्टी सोच ही रखता है। नेबर कंट्रीज़ भी अफेक्ट हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ते मामला मजीद संजीदगी की तरफ जाता है, सीरियसनेस इख्तियार कर लेता है? देखिए, भारत तो इस मामले में बहुत केयरफुल उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है और उन्होंने ईरान से हमेशा बहुत करीबी ताल्लुकात रखे हैं और हाँ। ईरान से तेल भी खरीदते हैं, बड़ी मकदार में थोड़ा सा मैं खरीदते हैं। ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात तो को इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारा ताल्लुक अब अमेरिका से मजीद बेहतर हो रहा है अगर हम अभी की बात करें, हाँ, और ईरान भी हमारा हाँ, पड़ोसी भी है बिल्कुल। और हमारा इस्लामी ब्रदर हम्म, मुल्क भी है। तो जी, पाकिस्तान की जो जी, एक मतलब सिचुएशन है। जी जी। इस्लामी ब्रदर मुल्क होने का किसी को कोई फायदा नहीं होता। कम से कम अनवर मैंने भाई नहीं, हमारी दो जो तीन पोजीशन है, हमारी जो पोजीशन इस सिचुएशन में, सिनेरियो में, मैं वो समझना चाह रही हूँ। मैं उस पे आता हूँ, लेकिन जी मैं जी। बता दूं ओआईसी की मैंने 2-3 मीटिंगें अटेंड की हैं कश्मीर पे, और मैंने देखा है अपने मुसलमान मुल्कों को इंडिया की हमायत में और कश्मीर के खिलाफ तकरीर करते हुए। तो ये तो सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों का ख्वाब था, इस्लामी बरादरी का प्रैक्टिकली कहीं कोई वजूद नहीं। ठीक है। अच्छा, अब रही बात ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप हो या पिछली लीडरशिप हो, किसी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं होंगी जिससे ईरान से कशीदगी पैदा हो। एक तो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी ईरान से हमदर्दी रखती है, हमारे मुल्क में फसादात होंगे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का अगर कभी कोई किरदार हुआ तो वो उस सूरत में होगा कि अगर ये जंग हो जाती है, उसमें रिजीम चेंज हो या ना हो, फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। और उसमें पाकिस्तान एक मसलन अगर रिजीम चेंज नहीं भी होती और जंग हो जाती है, तो फिर अमेरिका ठीक है। चाहेगा ईरान से एक कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, वो तो जो पाकिस्तान मौजूदा बनेगा। सूरत अगर हाल है रिजीम इसमें चेंज आप क्या देखते हैं कि ये एक यहीं पे स्टक रहेगी, या आगे आपको क्या नजर आ रहा है, और कौन इसमें किरदार अदा कर सकता है इसको बेहतरी की तरफ ले जाने मेरा के लिए? मेरा ख्याल है कि जो जो मुजाहिरीन थे, उनके साथ जो भी लोग थे, जिस किस्म के भी एलिमेंट्स शामिल थे, उन्होंने 2-3 बड़ी मिस्टेक्स की। अच्छा, जैसे कि? देखें, हाँ। एक बात होती है कि हुकूमत के खिलाफ होना और एक हाँ। बात होती है इस्लाम के खिलाफ होना। ईरान के लोग हुकूमत के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। तो जिस तरह वहाँ यहाँ लोगों को बिलीव करवाया गया और जो मसाजिद पे हमले हुए, मसाजिद जलाई गई, मजहबी और दीगर जो मज़ारात हैं उन पे हमले हुए, उसको नापसंद किया गया ईरान में और उसका रिएक्शन आया। ठीक है मेरा जी। ख्याल है कि ये एक इनकी बड़ी मिस्टेक थी और अब इस बात को वॉशिंगटन में भी ठीक है जी, रियलाइज हो रहा चले। है कि हमें फोर्स किया जा रहा है, और वॉशिंगटन जो है उस तरफ नहीं जाना चाहता, फोर्स नहीं होना ठीक चाहता। है जी, चले। चाहे वो इसराइल करे या अरब करें या कोई भी, अरब तो नहीं कर रहे हैं, इसराइल ही कर रहा है। वो जब भी अपना डिसीजन लेंगे, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, वॉशिंगटन फोर्स में आके नहीं करेगा। ठीक है जी। जॉन, आपका लास्ट कमेंट। जी, अब कमेंट कोई नहीं है, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल तजिया बिल्कुल सही था अनवर साहब का भी, कि यहाँ पे कुरान जलाना, कोई भी मुसलमान चाहे जितना भी डिसग्रंटल्ड हो विद द गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रो इनकलाबी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। प्रोटेस्टर्स में बहुत सारे लोग जो थे वो
गवर्नमेंट के खिलाफ है लेकिन इस्लामी निज़ाम के खिलाफ नहीं है। फॉर एग्जांपल बाजार का जो ट्रेडर्स का सबसे पहले जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए वो उन्हीं लोगों ने किए जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ईरान के या रिपब्लिक ईरान के खिलाफ नहीं है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही बात की अनवर साहब ने कि जो मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है अमेरिका वो बिल्कुल उसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जावेद हुसैन साहब, साबिक सफीर। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ अब मौजूद हैं साबिक सफीर जावेद हुसैन साहब। किसी तारीफ की मोहताज नहीं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जावेद साहब एक ही टॉपिक जो है वो बड़ा जेर बहस है, तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं और स्ट्रैटेजी भी होती है। कई बार बताया कुछ जा रहा होता है, 11th आवर पे किया कुछ जाता है। तो आपको अभी क्या समझ आ रही है? ये सब कुछ कहना हतमी तौर पे तो बहुत मुश्किल है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो खुद बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं और इस बारे जी में हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक। लेकिन एक चीज़ साफ जाहिर है कि वो ईरान पर अपना प्रेशर जो है, मुसलसल दबाव जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ईरान में रिजीम चेंज हो। लेकिन ये कोई ऐसा ये ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो वो आसानी से हासिल कर सकें। और अगरचे ईरान के अंदर भी जो ईरानी मौजूदा हुकूमत है जो विलायत फ़कीह की डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है उसके खिलाफ एक अपोजिशन तो है, लेकिन मेरे असेसमेंट में जो मौजूदा हुकूमत है उसका अभी भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर और विद इन द ईरानियन पीपल ऑल्सो इतनी सपोर्ट है कि उनको हिलाना या उनको तब्दील करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं है तो। ठीक है। इसलिए ट्रम्प साहब की जो कोशिशें हैं कि इस प्रेशर से वो वहाँ पे रिजीम चेंज ला सकें, मेरे ख्याल में वो कोशिशें तो कामयाब नहीं होंगी। लेकिन वो उसके बावजूद ईरान पे अपना प्रेशर मेंटेन करके ईरान को जितना कमज़ोर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू से जो पिछले कई दहाइयों से ईरान के ऊपर लगी हुई हैं और जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से या मिडल ईस्ट में जो ईरान की पॉलिसीज़ हैं उनको रोकने के लिए जो अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू करेंगी। और इस दौरान में अगर कोई हालात कोई ऐसे शक्ल इख्तियार करते हैं कि जिससे अमेरिका ये समझता है कि उनकी मिलिट्री इंटरवेंशन से वहाँ पे सूरत हाल यकसर ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ बदल जाएगी, तो हो सकता है फिर वो मिलिट्री इंटरवेंशन का सोचें। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि वो इस वक्त अगले चंद दिनों में या यानी करीबी जो नियर फ्यूचर है उसमें मेरा ख्याल में वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन का ख़तरा मूल नहीं लेंगे या कुछ मेरा ख्याल में हर बार नहीं आजमाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब इस तरह के जो हालात हैं इनमें आप क्या समझते हैं कि ये जो हदफ है इनका, जो ये चाहते हैं रिजीम चेंज के हवाले से बात करने का, ईरान को झुकाना चाहते हैं और ईरान की भी जारी बात है बका का मामला है, तो अगर ये हदफ इनका अचीव नहीं होता जो कि फ़िलहाल तो नामुमकिन नज़र आता है, तो तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे या वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इशारे देते रहेंगे, मुबहम किस्म के बयान देते रहेंगे ट्रम्प साहब अमेरिका की जानिब से कि जंग के इशारे मिल रहे हैं लेकिन अभी जंग नहीं हो रही, क्योंकि सारी बात है पूरे खित्ते की सिक्योरिटी है, सबको अपने अपने तरफ देखना होगा। और कोई किरदार अदा कर सकता है ऐसे मामलात में, कोई मुल्क जो किरदार अदा कर सके, या ईरान का इसमें क्या किरदार आप देखते हैं, ट्रम्प इंतजामिया खुद फिर क्या देखती है? देखिए दूसरे हमारे क्या अभी जो खबरें लेटेस्ट आई हुई है कि जो ये अभी माजी करीब में जो ट्रम्प साहब का हमला करने का इरादा था उसको डिसुएड करने के लिए, उनको उससे डिस्करेज करने के लिए सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर ने एक रोल प्ले किया है। तो उसकी वजह यह है कि ईरान के ऊपर हमला जो है उसके बहुत इस खित्ते में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होंगे और उसके ब्लो बैक इफेक्ट जिसको कहते हैं वो इतना खतरनाक हो सकता है कि सारा खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो इसलिए जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है कि ट्रम्प साहब और अमेरिका को इस किस्म का कदम ना उठाएं कि जिसमें सारे खित्ते की जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाए। लेकिन तो जावेद साहब, ट्रम्प साहब को ख्याल ये है समझाएगा कौन ये बात, ये रोल कौन आके प्रैक्टिकली अदा कर सकता है, और ट्रम्प साहब क्या किसी की सुनेंगे? ये इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी चूंकि हमें ये पता चला है यानी रिलायबल सोर्सेस से कि
सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर ने इस किस्म का रोल प्ले किया है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो ये रोल आइंदा भी प्ले करते रहेंगे। और आई एम श्योर पाकिस्तान और टर्की जो है वो भी अपनी जो कोशिशें जो वो बरूए कार लाएंगे कि वाशिंगटन को इस किस्म के हमले से बाज रखा जाए। आपने सुना होगा कि हमारे मुस्तकिल मंदूब जो हैं न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस मामले को सफारती तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाए, और ताकि खित्ते में एक बहुत बड़े जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं वो उनको रोका जा सके। अच्छा सर, अगर ये मामला आगे जाके मज़ीद संजीदा होता है और नहीं ये सूरत हाल कंट्रोल में आती, हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाते हैं और जंग का ख़तरा नहीं टलता, जंग वाली सूरत हाल बनती है, तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस होंगी ख़ुद को डिफेंड करने के लिए, अपने दिफा के लिए? ईरान के ऊपर देखिए, जहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि कोई ग्राउंड अटैक का अमेरिका खतरा मूल नहीं लेगा, इसलिए कि एक तो ट्रम्प साहब की अपनी फ़िलासफ़ी जो पिछले सालों में रही है वो ये है कि अमेरिका को डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए नहीं करनी चाहिए। मसलन वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस के ख़िलाफ़ थे, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई ग्राउंड अटैक का ख़तरा मूल लेगा, और उसमें उनको कोई कामयाबी भी होना बड़ी मुश्किल है। लेकिन एयर अटैक्स जो हैं, मिसाइल अटैक्स जो हैं, इसके चीज़ वो जून में इस पिछले साल आ चुके हैं, और उससे उनको उनके लिहाज से फ़ायदा हुआ या इसमें कामयाबी हुई, तो इसलिए उस किस्म की चीज़ों का जो है तवक्को की जा सकती है कि हो सकता है वो दोबारा अगर ये समझें कि हालात जो हैं उनके लिहाज से प्रोपिशियस हैं और ऐसे हैं जिसमें अमेरिका को फ़ायदा होगा या इसराइल को फ़ायदा होगा, तो उस सूरत में हो सकता है वो एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स या साइबर अटैक्स और इस किस्म की चीज़ों को करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो इसराइली वज़ीर आज़म का बयान है वो भी बड़ा ज़ेरे गर्दिश है, उसकी आपको क्या समझ आती है? कौन से बयान की तरफ आप इशारा कर रही हैं? जो अभी वो जंग नहीं चाहता। जी, वो मेरा ख्याल में शायद इसराइल को भी इसी नतीजे पे पहुंचा है कि मौजूदा हालात में मिलिट्री इंटरवेंशन करने से उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है मिडल ईस्ट में पहले ही इतना कमज़ोर हो चुका है कि जो इसराइल को पहले ख़तरात ईरान से हो सकते थे हिजबुल्लाह के थ्रू या हमास के थ्रू या और दूसरी जो उनकी प्रॉक्सीज थी मिडल ईस्ट में, वो पहले ही इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि इसराइल के लिए शायद कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, तो उससे कोई उनको ख़ास डायरेक्ट फ़ायदा होने की कोई तवक्को नहीं है। मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एन इमीडिएट अटैक बाय यूएस ऑन ईरान। अच्छा जावेद हुसैन साहब, मुझे एक चीज़ ये भी समझ नहीं आती कि आप तो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, आप बड़े बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जारी बात है ये पॉलिसीज़ भी होती हैं कि दिखाना कुछ है, वो हमारे पंजाबी में अगर आप समझते हैं कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना, कि आप बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और ये भी एक टैक्टिक होती है, एक ज़हीन बंदा कर सकता है। और जितना मेरे ख्याल से बड़े लोग माजी में गुजरे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स को देख लें, किसी भी बड़ी फील्ड को देख लें, तो जितने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं उतने कामयाब होते हैं कि 11th आवर तक भी अपने पत्ते, अपने कार्ड्स नहीं शो करते हैं। सर, ये एंटायर वॉर और मैं जी अमन का दाई हूँ, मैं पीस को प्रमोट करूंगा, आज तक ओबामा पे वो तनकीद करते हैं कि ओबामा को नोबेल इनाम, ओबामा को खुद भी नहीं पता इसकी वजह क्या है। ट्रम्प साहब ओबामा पे तनकीद करते हैं अक्सर, बराक ओबामा पे, तो खुद अपना इस तरह का इमेज दिखाने के बाद, बताने के बाद कि मैं जंगे रुकवाऊंगा, मैं तो पीस को प्रमोट करना चाहता हूं, फिर उसके बाद जो ये कर रहे हैं, वेनेजुएला की एग्जांपल आपके सामने है, अभी ईरान के हवाले से इनका मामला आप देख लें, तो ये अपना ही बनाया हुआ एक इमेज, और इतनी जल्दी विद इन मंथ्स ये इतना बड़ा यू टर्न की वजह क्या समझ आती है आपको? इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना भी नहीं होना चाहिए वैसे। ये उसकी वजह, अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो दिसंबर में या महीने उन्होंने इशू की है, उसको बगौर पढ़ा जाए तो आसानी से वो समझ आ जाती है। ठीक है। अमेरिका के इस वक्त मकसद तीन बड़े बड़े हैं। एक तो यह है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो अपना मुकम्मल तसल्लुत चाहते हैं, ठीक है, यानी अपनी हेजेमनी या डोमिनेशन। दूसरा, वो चाइना के साथ मुकाबला जो है उसको ज़्यादा इकोनॉमिक मीन से करना चाहते हैं, इसलिए वो टैरिफ्स के ऊपर उनका ज़्यादा यानी भरोसा है। तीसरा, वो चाहते हैं कि यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी डिफेंस के लिए अपनी जिम्मेदारियों को संभालें और अमेरिका पे ऊपर रिलाई करना कम कर दें। तो इसलिए उनके ये तीन बड़े मकासद हैं,
और वो इसके लिए वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ है या उन्होंने वहाँ से उनके प्रेसिडेंट को अब्डक्ट किया है, किडनैप किया है, उसको आप इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि उनका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि वेस्टर्न हेमस्फीयर में कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के या अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। और जो ईरान में भी अगर अब है तो उसका सबसे बड़ा मकसद उनका ये है कि ईरान और मिडल ईस्ट में कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट को कोई जक पहुंच सके या उसके उनके असर और रसूख को कम किया जा सके। तो आप इस लिहाज से देखेंगे कि वो अमेरिका जो अपनी मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, इकोनॉमिक कंट्रोल है उनका, या वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस, उनके ऊपर उसने अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है और उसके लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे कोई लड़ाई होती है या नहीं होती, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जावेद साहब एक ऑब्जेक्टिव तासुर ये देना, अभी आगाज में आके तासुर देना कि मैं तो जंगे रुकवाऊंगा, मैं तो पीस को प्रमोट करूंगा, मैं तो डिफरेंट ममालिक के दरमियान एज अ मीडिएटर किरदार अदा करूंगा। यूक्रेन वाला मामला आपको याद होगा, फिर ये कश्मीर वाले मामले पे उन्होंने पाकिस्तान भारत का ये जो भी जंग हुई थी, उन्होंने कहा था मीडिएटर का मैं किरदार अदा कर सकता हूँ। उसके बाद अचानक से अपनी पॉलिसी चेंज कर लेना, इसकी कोई खास बड़ी वजह हो सकती है? असल वजह यह है कि उनका जो असल वजह यह जो है उनकी पॉलिसी की जो मोटिवेशन वो है कि अमेरिका को किन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचेगा। अगर अमेरिका को किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंचता है तो वो करेंगे, चाहे उससे कोई जंग भी या लड़ाई भी करनी पड़े। और अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचेगा तो उस किस्म की जंग और लड़ाई से परहेज करेंगे। मसलन इस वक्त वो चाइना के साथ कोई किसी किस्म की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन मेरा ख्याल में नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसमें उनका कोई फायदा नहीं होने लगा। ठीक है। इसलिए वो रिलायंस उनकी इकोनॉमिक स्फीयर पे होगी। लेकिन ईरान जैसा मुल्क है, वेनेजुएला जो है, वहाँ पे अगर फर्ज किया मिलिट्री इंटरवेंशन करते भी हैं, एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं, मिसाइल अटैक कर देते हैं, उनको पता है कि उनके मुल्क को उससे कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होने लगा। अगर उनको ये नज़र आता है कि इससे उनके मुल्क को फ़ायदा होगा तो वो करेंगे। और वो जो बाकी अमन के बुलंद बांग दावे थे, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रोपेगेंडा था और हमें उसके मेरा ख्याल में उससे किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी, जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, और आज मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।